तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि आज हम लोगों के प्रोग्राम का 79वां अंक है, 79th अंक है। और यह एक अद्भुत श्रृंखला है जिसने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है 79 अंकों का एक सूत्र में पूरे देश को पिरोने के लिए और पूरे देश की बेहतरी के लिए जो यह श्रृंखला चालू हुई वह अतुलनीय है। सब कुछ क्रेडिट आपको जाता है। आपने जिस धैर्य से, जिस तपस्या से समय पर देखते हैं और उससे मुझे हौसला होता है, तो ये जो प्रोग्राम है यह आपकी तपस्या और हम सब के मेहनत का परिणाम है। आज 79वां अंक है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। वैसे तो आज के प्रोग्राम का शीर्षक कर्म, शब्द और कर्म है, लेकिन उसके साथ एक व्यंग्यलेख भी पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह के परिवार की शहादत का यह सप्ताह है, उस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे। ये हम लोगों का प्रोग्राम देश के लोग सजग रहें, उसी को रीइंफोर्स करने के लिए। और कैसे सजग रह सकते हैं उसके तरीके ढूंढने के लिए विशेष रूप से है। राजकिशोर सिन्हा जी सबको नमस्ते कह रहे हैं, हम लोगों की तरफ से उनको नमस्ते। जगत नारायण पांडे जी आए हुए हैं, उनको हम सब की तरफ से नमस्ते। प्रोग्राम बिल्कुल अपने समय से बस 1-2 मिनट में ही शुरू हो रहा है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि इतने दिन हो गए लेकिन हम लोग का प्रोग्राम लगातार समय से शुरू हुआ है। भले ही शुरू में 4-5 मिनट हम लोगों ने शेयर करने के लिए या कुछ टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने के लिए लगाया, लेकिन ठीक 5 बजे हम लोग एक दूसरे के सामने हो जाते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि प्रोग्राम समय से शुरू हो जाए, क्योंकि अधिकांश चीज़ें हम लोग कवर करना चाहते हैं, कोई चीज़ मिस ना हो। YouTube पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बहुत सारे लोग YouTube पे देख लेते हैं, बाद में वहाँ प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है। राकेश बंसल जी आ गए हैं, प्रभाकर मिश्र जी आ गए हैं, सब लोगों को नमस्कार। YouTube पे हर प्रोग्राम का नाम लिखा भी रहता है, लिंक जो उसके साथ टाइटल आती है। जबकि फेसबुक पर अगर कोई सुनना शुरू करता है तभी उसके सामने शुरुआत में मैं अंक बताता हूँ कि ये अंक है, तो उससे उसको स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा अंक पर आज चर्चा हो रही है। तो आज के इस 79वें अंक में, 79th अंक में आप सबका स्वागत है।
आर के पाठक जी आ गए हैं, योगेंद्र दत्त शर्मा जी, प्रभाकर जी कह रहे हैं आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। देखिए, अगर फेसबुक के किसी और अकाउंट पे या यूट्यूब पे अगर बेहतर आवाज़ मिले, यहाँ तो आवाज़ ठीक है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि यह जो सप्ताह चल रहा है 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, ये 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, ये गुरु गोविंद सिंह जी के शहादत, पूरे परिवार की शहादत का सप्ताह है और इसको उसी रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। और हम लोग सब आज इस प्रोग्राम में उनके उस शहादत को, जज्बे को, अपने पूरे परिवार आज़ादी के लिए कुर्बान हो गया जो विदेशी सत्ता उस समय थी। तो गुरु गोविंद सिंह का वो ये शब्द याद करिए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। राजकिशोर सिन्हा जी कह रहे हैं मुझे आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। तो देखिए प्रभाकर जी, कुछ आप अपने जहाँ जिस यंत्र से, जिस मोबाइल से सुन रहे हों या उसमें कुछ आवाज़ तेज करने की कोशिश करिए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं। अगर हौसला हो तो हम लोग जो हम पे आक्रमण करने वाले या उस समय मुगल शासक थे, वो चिड़ियों की तरह थे और हम जो जाबाज थे, जो स्वतंत्रता के लिए जी जान से लगे हुए थे, वो बाज की तरह से। तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये जज्बा था। ये जो सप्ताह चल रहा है यानी 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, किंतु कितने लोग हम लोग में से जानते हैं कि इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। पूरा परिवार, सभी बच्चे शहीद। एक ज़माना था जब यहाँ पंजाब में इस हफ्ते लोग गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को याद करके ज़मीन पे सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। वो ज़माना था जब पंजाब में इस हफ्ते लोग गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को याद करके ज़मीन पे सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने वो रात दोनों साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। यह सप्ताह पूरे देश के इतिहास में और सिख इतिहास में शोक का सप्ताह होता है। पर आज देखते हैं कि पंजाब समेत पूरा हिंदुस्तान अक्सर क्रिसमस के जन्म में डूब जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को इस एहसान फरामोश मुल्क ने सिर्फ 300 साल में ही भुला दिया। और केवल गुरु गोविंद सिंह को ही क्यों, सारे स्वतंत्रता संग्राम के जो बाद के शहीद रहे हैं, किसको हम याद करते हैं? और अगर उनको याद भी कर लेते हैं नाम के लिए, तो उनके सपनों को कहाँ याद करते हैं? क्या उन्होंने यही सपने देखे थे फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए कि उनके जाने के बाद, उनकी कुर्बानी के बाद 7 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्याएं करेंगे? इसी के लिए वो फांसी के फंदे पे गीत गाते हुए झूले थे। जो कौमें अपना इतिहास, अपनी कुर्बानियां भूल जाती हैं, वो जल्दी ही खुद इतिहास बन जाती हैं। जो कौमें, जो देश अपनी कुर्बानियां, अपने शहीदों की भूल जाता है, वो जल्दी ही इतिहास बन जाता है। कुछ कौमें थीं जो मुगलों से न तो डरी, न ही मुगलों के अत्याचारों के आगे घुटने टेक कर उन्होंने अपना धर्म बदलने का सोचा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार राष्ट्र और धर्म की रक्षा में कुर्बान कर दिया, लेकिन गुलाम बनाने वाली सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके।
ऐसे राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीर को कोटि कोटि नमन। ऐसे राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीर को, महावीर को कोटि कोटि नमन। आज के हर भारतवासी को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि उसमें सच्ची राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लिए त्याग, तपस्या और कुर्बानी की भावना उत्पन्न हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम गुरु गोविंद सिंह जी को याद करें, उनके परिवार की शहादत को याद करें और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगें ताकि देश फिर जैसे उनके सपने थे वैसा हो सके। और उनके पूरे परिवार को नमन जो इस देश के लिए सपरिवार, पूरा परिवार शहीद हो गया। एक दो लोग एक परिवार में शहीद होते हैं, यहाँ पूरा का पूरा परिवार शहीद हो गया और देश भूलता जा रहा है। अभय प्रकाश द्विवेदी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। अरुण चौबे जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। आर के पाठक जी, पुनीत कुमार सिंह जी, और इसके अलावा 19 दिसंबर 1927 को 3 लोग फांसी के फंदे पे उसी आज़ादी के जज्बे में खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़े थे, कुर्बान हुए थे आज़ादी के लिए। 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर को हम लोग उन्हें याद नहीं कर पाए, लेकिन आज याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और वो तीनों महान विभूतियाँ थीं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। तो आज बिलेटेड लेकिन हम लोग उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। आज़ादी की लड़ाई में लोग जातियां नहीं देखते थे कि हम इस जाति के हैं, पूरे देश के लिए सारी जातियों के लोग लड़ रहे थे और इसलिए यह आज़ादी सबकी है। अगर कोई कहे कि नहीं बस हमारी आज़ादी है या व्यवस्था हमारे ही हाथ में रहना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस पर एक छोटा सा ऐसे ही एक हमें पढ़ने को मिला, अच्छा लगा, तो आपके सामने उसको भी रखता हूँ। एक छोटा सा एक टिप्पणी मिली तो वो आपके सामने रखता हूँ। किसी ने लिखा है, इंसान तो आलू से भी गया गुजरा है। एक ही खेत में हर तरह की सब्जियां उगती हैं, कभी आलू, कभी भिंडी, कभी मूली, कभी लौकी, लेकिन इनमें किसी समय ऐसा नहीं हुआ कि आलू, भिंडी या मूली, लौकी ये कहे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ या ये खेत मेरा ही है। कभी आलूस्तान, भिंडिस्तान, मूली राष्ट्र, लौकी राष्ट्र की मांग नहीं हुई। इंसान ही मूर्ख, नफरती, उन्मादी और इस तरह आत्मघाती होता है जिसे धार्मिक राष्ट्र चाहिए या जातिगत राष्ट्र चाहिए। और ये गलती हम नहीं कहते कि केवल आज ही है, ये 1947 में भी इस देश के लोगों ने किया और जिसको भुगता। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने फूल डाला और राज्य किया, हम खुद फूटे हुए रहते हैं। इसीलिए कोई भी हमारा जो हजारों साल का गुलामी का इतिहास है वो इसीलिए है कि हम फूटे फूटे रहते हैं और कोई भी आकर हम पर राज्य कर सकता है। इसलिए जितने लोग इस देश में हैं, जितने लोग इस देश के नागरिक हैं, सब इस देश के अलग अलग फूल हैं। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो भारत माँ के बेटे हैं। बंधुता उनका रिश्ता होना चाहिए और ये बंधुता भारत माँ के बेटों में तो होनी ही चाहिए। भविष्य में
धरती माँ के बेटों में भी होना होगा, उस तरफ भी हमको जाना है। तो आज 19 दिसंबर को शहीद हुए उन तीनों शहीदों को, शहीद सम्राटों को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं और व्रत लेते हैं कि जो उनके सपने थे उनको पूरा करने में जो भी हो सकेगा यथासंभव लगातार कोशिश करेंगे। और जिस वो आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, उस आज़ादी का मतलब 135 करोड़ लोगों को बताएंगे, उनके जो सपने थे वो बताएंगे और उनके सपने करीब करीब अपने संविधान में वैसे ही लिखे हुए हैं। वो संविधान को जन जन तक ले चलेंगे और हिंदुस्तान में लोकतंत्र की गंगा को पवित्र करेंगे। तो हम लोग आज इन तीनों शहीदों को याद करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। इसी तरह से एक छोटा सा कमेंट और आया था, मुझे अच्छा लगा इसलिए आपके सामने, वो भी बहुत छोटा सा है लेकिन आया था कि गंगा स्नान करने से या इस तरह से जो भी हम अनुष्ठान करते हैं जिससे हमारे पाप धुल जाएं, तो उससे केवल अगर गैर इरादतन अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो वो तो धुल जाता है, लेकिन सोचा समझा हुआ पाप कभी नहीं धुलता, उसका फल भोगना ही भोगना पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई गलत काम करें और होशो हवास में कोई गलत काम करें और एक डुबकी लगा लें या एक कथा सुन लें और वो पाप धुल जाए। पाप का प्रायश्चित आपको करना ही करना पड़ेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही। हाँ, अगर आप पाप बंद करके अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे आपके वो जो पापों का ग्रेडेशन है वो हो सकता है। प्रायश्चित के रूप में जितना ही आप पुण्य करेंगे या जितना ही आप समाज और धरती और प्रकृति देश के लिए अच्छा काम करेंगे, उससे आपके बैलेंस शीट में अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आने लगे। तो अब एक मैंने कहा था कि एक व्यंग्य लेख आज आपके सामने पढ़ेंगे, निंदक नियरे राखिए, और उसके बाद शब्द और कर्म पर चर्चा करेंगे। किसान बिल पर भी चर्चा करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत मित्र लोग कह रहे हैं और विस्तार से चर्चा, एक बहुत अच्छा लेख भी मिला है, उसको भी पढ़ सकते हैं या चर्चा अलग से अगर आज समय मिला तो आज नहीं कल से शुरू कर सकते हैं, परसों से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आज किसान बिल पर चर्चा तो विस्तार से बाद में होगी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे बहुत जिम्मेदार व्यक्ति व्यवस्था में भी और तमाम जगहों पर किसान बिल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो जो ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में क्यों किसानों को एक्सप्लेन करने के लिए या उनकी राय जान करके उस पर डिबेट करने की जगह पे एक एक पॉइंट पे आंदोलन का विरोध इस आधार पे कर रहे हैं कि इस आंदोलन के सपोर्ट में कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे वो सहमत नहीं है या जिनको वो बुरा मानते हैं। लेकिन अगर सही बात का कोई चोर या डकैत भी कभी सपोर्ट करे तो फिर क्या सही बात गलत हो जाएगी? मुझे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि उसका एनालिसिस करिए कि जो किसान बिल में है उसके कौन कौन से क्लासेस किसानों के हित में हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कैसे कैसे किसान बिल के सपोर्ट में जो तमाम सारे पोस्ट आ रही हैं सोशल मीडिया में,
वो तमाम छोटे छोटे चुटकुलों की तरह से आ रहे हैं। किसान बिल पर चर्चा वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जो सपोर्ट में किसान आंदोलन के बारे में बात कह रहे हैं बड़े लोग तथा कथित, वो इस आधार पे कर रहे हैं कि फला फला इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये जरूर ही गलत होगा। तो कौन सपोर्ट कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिल में क्या है, वो किसानों के लिए कैसे फायदेमंद होगा, ये एक्सप्लेन करिए। दूसरी बात, पैसे बांट करके सरकार अगर किसानों को खुश करके 14,000 करोड़ 80,000 करोड़ रुपए बांट करके सोचे कि किसान बिल को फेवरेबल मान लेंगे, यह भी कोई बात समझ में नहीं आती। एक एक पूरे सारे किसानों को एक साथ बैठा करके, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो भी किसानों के बिल पर चर्चा करने के लिए आना चाहता है, खुले मन से उनको बुलाइए, चर्चा करिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन, ये देश के भविष्य का सवाल है। महीने 2 महीने 4 महीने की चर्चा हो सकती है इस पर, पूरे देश में इस पर चर्चा कराइए। जरूरत हो तो जनमत संग्रह कराइए, लेकिन कौन किसका सपोर्ट कर रहा है या कौन किसका विरोध कर रहा है, इसके आधार पर किसान बिल का मूल्यांकन मत करिए। तो ये बड़ी विचित्र टेंडेंसी इधर मुझे दिखी, इसलिए मैंने उसकी तरफ इशारा आपसे किया है। और व्यवस्था की बात है तो जरूरी चीजें कैसे दरकिनार करके हम केवल क्रेडिट लेने के लिए या स्टैटिस्टिक्स तैयार करने के लिए कैसे कैसे करते हैं चीज़ों को, उसका एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे। यही लखनऊ का है। आपके शहर, अगर आप जो लखनऊ के बाहर के हैं, दूसरे देशों के हैं और दूसरे प्रदेशों या जिलों के हैं, उन्होंने भी कभी कभी महसूस किया होगा। धीरज डी के पक्ष जी हैं, वो सबको नमस्ते कर रहे हैं। पवन प्रवाह जी हैं, पुनीत कुमार सिंह जी हैं, MS चंद्रा जी हैं। MS चंद्रा जी कह रहे हैं व्यंग्यशाला की पहली ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन आज रात 8 से 9 किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ। और सलीम काजी जी हैं, सूरज भान नयन जी हैं, शैलेंद्र कुमार ठाकुर जी हैं, सबका स्वागत है। तो मैं लखनऊ के एक अनुभव का, जैसे टेक्निक आई, टेक्नोलॉजी आई, अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे लाभ की जगह पे हानि होने लगती है। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ करके और बड़े जिम्मेदार लोगों के हाथों में उसका इस्तेमाल करने का या प्रयोग करने का वो भाव होना चाहिए। जैसे यहाँ लखनऊ शहर में ढेर सारी ट्रैफिक लाइट्स लग गई हैं, बड़े छोटे छोटे तिराहों में जहाँ पर उस ट्रैफिक है ही नहीं, वहाँ भी लगा दी गई हैं ट्रैफिक लाइट्स, और कैमरे भी लगा दिए गए हैं ताकि अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो उसका चालान भी हो सके। मैंने जहाँ भी देखा है विदेशों में या इवन हिंदुस्तान में भी, जहाँ ट्रैफिक लाइट्स बहुत पहले से हैं, मुंबई में, कई जगह दिल्ली में भी, इस एनालिसिस के साथ किया है कि अगर एक चौराहे पे ट्रैफिक लाइट है तो जिस चौराहे पे दोनों साइड से उस क्रॉसिंग पर सामने भी और बेड़े बेड़े भी दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रही है, तो जिधर ट्रैफिक ज़्यादा रहती है या जिस समय ट्रैफिक ज़्यादा रहती है उस समय ज़्यादा टाइम सेट कर दिया जाता है उसको गुजरने के लिए, और जिधर ट्रैफिक कम रहता है उधर कम टाइम दिया जाता है। जैसे अगर सीधी ट्रैफिक ज़्यादा है एक समय पे तो उनको ज़्यादा टाइम देंगे, और अगर साइड का ट्रैफिक कम है तो उसको कम टाइम देंगे, या लौटने का ट्रैफिक कम है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लखनऊ में मैं देख रहा हूँ कि जिधर ट्रैफिक ज़्यादा है
उधर कम ट्रैफिक टाइम दिया जा रहा है, और जिधर ट्रैफिक बहुत कम है उधर 2 मिनट दिया जा रहा है, और कई जगह जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ 30 सेकंड दिया जा रहा है। कोई एनालिसिस नहीं की गई, कोई इस पे रिसर्च नहीं किया गया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया, और बस मनमाने तरीके से जब किसी एक आदमी की इच्छा कि हम इतना रखना है, यही तो आतंकवाद है, यही ऑटोक्रेसी है। लेकिन सबकी राय लेकर के या सबकी सुविधा का ध्यान रख करके या सबकी सुविधा की एनालिसिस करके तब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो ये लोकतंत्र है, ये संवेदना है। तो जहाँ भी व्यवस्था में हम संवेदना लगाएंगे, सबकी बात जानेंगे, वहाँ सबको सुविधा होगी। और जहाँ एक आदमी बैठा हुआ बस वो फैसला कर लेता है कि इधर से 2 मिनट हम ट्रैफिक बंद रखेंगे, इधर 30 सेकंड बंद रखेंगे, और उसमें सबको तो अगर अब जैसे मैं अलीगंज में रहता हूँ, अलीगंज से एयरपोर्ट अगर जाना है, पहले जहाँ 40-45 मिनट लगता था अब 1.5 घंटे लगते हैं, केवल ट्रैफिक के इस तरह के बेतरतीब तरीके से उसको सेट करने की वजह से। तो मुझे अगर व्यवस्था के लोग सुन रहे हों हमारे इस प्रोग्राम को, तो उनसे आग्रह है, उनसे निवेदन है कि कृपया आपके हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, या जो भी वैज्ञानिक चीज़ें अब आपके हाथ में आ रही हैं, उनको पब्लिक के वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए सुविधा के इस्तेमाल करिए। केवल आपके पास फंड आ गए हैं और हर चौराहे पे आपको स्ट्रीट लाइट लगाना, ये सिग्नल लगाना है, ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगवा रहे हैं बिना किसी एनालिसिस के बस, या खाना पूरी के लिए, वो मत करिए। उससे अच्छा बिना सिग्नल के भी ही है, क्योंकि लोग खुद देख करके अपने हिसाब से तय करके निकल जाते हैं। लेकिन इस तरह से गलत तरीके से आप, जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होता था, आपके सिग्नल में गलत टाइमिंग दे करके, क्योंकि जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है उसको आप कम टाइम दे रहे हैं, जिधर से कम ट्रैफिक है उधर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इससे अनावश्यक रूप से कभी सड़क खाली, ट्रैफिक खाली रहता है और किसी तरफ जाम हो जाता है। तो या तो किसी को जिम्मेदारी दीजिए कि वो सिग्नल की टाइमिंग सेट करें, या पहले से अगर सेट करना है तो उसकी रिसर्च और एनालिसिस करके करिए, लेकिन ऐसे मत करिए। ये आप सबके ध्यान में लाने का मैंने सोचा, ताकि आप यथासंभव अब ये आवाज़ उठा सकें, कह सकें, ताकि जो व्यवस्था में लोग हैं वो इस पर अमल कर सकें। और अब व्यंग्यलेख निंदक मेरे राखिए। कबीर दास ने कहा था कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। तो कबीर दास जी ने कहने को तो कह दिया, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तमाम और मित्र लोग आ गए हैं, हरि भाई पटेल जी, राम प्रताप पांडे जी, डॉक्टर शशि सुभाष मिश्रा जी, खुशी राम जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हरिकृष्ण उमर जी, सभी मित्रों का स्वागत है। तो कबीरदास जी ने कहने को तो कह दिया, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, पर क्या उन्होंने गौर किया या आपने गौर किया कि कितना बड़ा इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन दिया है इन लाइनों में। कितना बड़ा समाजशास्त्र, इतिहास और दर्शन दिया है इन लाइनों में।
इस लाइन से तो उस जमाने के निंदकों का और उन्हीं के साथ साथ पूरे समाज का इतिहास झलकता है। इस लाइन से तो उस जमाने के निंदकों का और उन्हीं के साथ साथ पूरे समाज का इतिहास झलकता है। उस जमाने में कितने निरीह थे बेचारे निंदक, उस जमाने में कितने निरीह थे बेचारे निंदक। आप उन्हें कान पकड़ कर लाइए और अपने आंगन में घास फूस की कुटी डाल दीजिए, या फिर टिन का शेड भी चलेगा। आप भले आलीशान महल में रह रहे हो, लेकिन अपने आंगन में एक कुटी छवा लीजिए और उस बेचारे निंदक को ला के रख दीजिए। उस जमाने में कितने निरीह थे बेचारे निंदक। आप उन्हें कान पकड़ कर लाइए और अपने आंगन में घास फूस की कुटी डाल दीजिए, या फिर टिन का शेड भी चलेगा। बैठे रहेंगे बेचारे, या फिर इंतजार करेंगे कि आप कहें, हे निंदक महाराज, अब मेरा स्वभाव निर्मल हो गया है, मैं आपका कृतार्थ हूँ, यह लीजिए थोड़ा सा भेंट या मेहनताना, या बिना उसके दिए भी चलेगा, और अब आप जाएं या प्रस्थान करिए। यदि और किसी का स्वभाव गंदा हो गया हो, चीकट हो गया हो, और यदि वो आपको अपनी आंगन की कुटी में बुलाए तो जाइए, आंगन के कोने में साबुन की बट्टी की तरह पड़े रहिए और उसको कृतार्थ करिए। तो बेचारे आपके आंगन में बैठे रहेंगे या इंतजार करते रहेंगे वे निंदक महाराज की। आप कहें, हे निंदक महाराज, अब मेरा स्वभाव निर्मल हो गया है, मैं आपका कृतार्थ हूँ, ये लीजिए थोड़ा सा भेंट मेहनताना, या बिना उसको दिए भी चलेगा, और अब जाएं। यदि और किसी का स्वभाव गंदा हो गया हो, चीकट हो गया हो, और यदि वह आपको आंगन की कुटी में बुलाए या तो जाइए, उसके आंगन के एक कोने में साबुन की बट्टी की तरह से पड़े रहिए और उसको भी कृतार्थ करिए। ये लाइनें संकेत करती हैं कि उस जमाने में लोगों का स्वभाव बहुत चीकट था और लोगों को उसे बार बार निर्मल करने की आवश्यकता महसूस होती थी। आजकल तो किसी को अपना स्वभाव गंदा लगता ही नहीं। आजकल तो किसी को अपना स्वभाव गंदा लगता ही नहीं। हो सकता है कि ये बात सच ही हो और सचमुच किसी का स्वभाव गंदा ना हो, बस केवल अन्य लोगों का भ्रम हो या अमुक का स्वभाव, फला फला का स्वभाव गंदा है। हो सकता है आजकल केवल कपड़े लत्ते जैसी तुच्छ चीज़ों या घर के फर्श वगैरह ही गंदे होते हों, और इसीलिए साबुनों और झाड़ुओं वगैरह की मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि निंदकों में कंपटीशन रहा हो सकता है कि निंदकों में कंपटीशन रहा हो। एक निंदक दूसरे को देखकर शास्त्रीय पद्धति से गुर्राता रहा होगा, तेरी सफाई मेरी सफाई से सफ़ेद कैसे, तेरी सफाई मेरी सफाई से सफ़ेद कैसे। और फिर वे एक दूसरे को उस आदमी के चेहरे की फ़ोटो दिखाते रहे होंगे जो स्वभाव की सफाई के पहले और बाद में रहा होगा, और फिर वो एक दूसरे को उस आदमी की फ़ोटो दिखाते रहे होंगे जो स्वभाव की सफाई के पहले और बाद में रहा होगा। जिस निंदक को खाने पीने की कमी रही होगी, किल्लत रहा होगा, वह जरूर निंदा प्रक्रिया धीरे धीरे करता रहा होगा, ताकि आंगन के मालिक के स्वभाव निर्मल होने में समय अधिक लगे और अधिक दिनों तक आंगन में पड़ा रहे, एवं स्वभाव निर्मलाने की प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक पेट की व्यवस्था कहीं और ना हो जाए। जिस निंदक को खाने पीने की किल्लत रही होगी, परेशानी रही होगी, मुश्किल रही होगी, वह जरूर निंदा प्रक्रिया को धीरे धीरे करता रहा होगा, ताकि आंगन के मालिक के स्वभाव निर्मल होने में समय अधिक लगे और अधिक दिनों तक आंगन में पड़ा रहे, एवं स्वभाव निर्मलाने की प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक पेट की व्यवस्था कहीं और ना हो जाए। हो सकता है कि कुछ निंदक पार्ट टाइम भी काम करते रहे हों, कुछ घंटे एक चीकट के यहाँ, कुछ घंटे दूसरे चीकट के आंगन में। हो सकता है कि कुछ निंदक पार्ट टाइम भी काम करते रहे हों, कुछ निंदक पार्ट टाइम भी काम करते रहे हों, कुछ घंटे एक चीकट के यहाँ, कुछ घंटे दूसरे चीकट के आंगन में।
लेकिन एक बात तो तय है कि उस जमाने में निंदक का प्रोफेशन कमजोर लोगों के हाथों में था। लेकिन एक बात तो तय है कि उस जमाने में निंदक का प्रोफेशन कमजोर लोगों के हाथों में था। वह निंदा का हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का काल ही था, सभ्यता की शुरुआत ही। वह निंदा का हड़प्पा या मोहनजोदड़ो काल ही था। बलवान लोग, प्रभावशाली लोग, श्रीमान लोग इस प्रोफेशन में नहीं घुसे थे। बलवान लोग, प्रभावशाली लोग, श्रीमान लोग उस प्रोफेशन में नहीं घुसे थे। अन्यथा वो चीकटों से कहते, अबे तू मुझे आंगन में बुलाता है, अबे तू मुझे आंगन में बुलाता है, चल मेरे आंगन में। वहां हजारों चीकट पड़े हैं, जैसे सब वहीं जी खा रहे हैं और अपना स्वभाव निर्मल कर रहे हैं, तू भी पड़ा रहा। लेकिन ये बात तो तय है कि उस जमाने में निंदक का प्रोफेशन कमजोर लोगों के हाथों में था। वह निंदा का हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का काल था। बलवान लोग, प्रभावशाली लोग, श्रीवान लोग इस प्रोफेशन में नहीं घुसे थे। अन्यथा वो अपना स्वभाव निर्मल करने वाले या स्वभाव जिनका चीकट हो, उन चीकटों से कहते, अबे तू मुझे अपने आंगन में बुलाता है, चल मेरे आंगन में। वहाँ हजारों चीकट पड़े हैं तुम्हारे जैसे, जैसे सब वहीं जी खा रहे हैं और अपना स्वभाव निर्मल कर रहे हैं, तू भी पड़ा रह और अपना स्वभाव निर्मल कर। या फिर यह भी हो सकता है कि जो समर्थ हों, शक्तिशाली रहे हों या बड़े बड़े आंगन वाले घरों में रहने वाले रहे हों, उन्हीं का स्वभाव मैला होता रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जो समर्थ रहे हों, शक्तिशाली रहे हों या बड़े बड़े आंगन वाले घरों में रहने वाले रहे हों, उन्हीं का स्वभाव मैला होता रहा हो और साफ करने वाले टूटी मड़ैया या पेड़ के नीचे दिन काटते किसी मरियल से आदमी को पकड़ लाते रहे हों। और साफ करने के लिए टूटी मड़ैया या पेड़ के नीचे दिन काटते किसी मरियल से आदमी को पकड़ लाते रहे हों कि चल कल से तू मेरा निंदक हुआ, रह मेरे आंगन में किनारे के शेड में और सुधार कर मेरे स्वभाव को। तो किसी टूटी मड़ैया या पेड़ के नीचे दिन काटते किसी मरियल से आदमी को पकड़ लाते रहे हों कि चल कल से तू मेरा निंदक हुआ, रह मेरे आंगन में किनारे के शेड में और सुधार मेरे स्वभाव को। आजकल समाज के निंदा पक्ष में बड़ा क्रांतिकारी उथल पुथल हो गया है। आजकल समाज के निंदा पक्ष में बड़ा क्रांतिकारी उथल पुथल हो गया है। उसमें समाजवाद आ गया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि निंदकों में कैपिटलिज्म भी घुस गया है, निंदकों में कैपिटलिज्म भी घुस गया है। अब निंदा करने के लिए किसी घूरे से आदमी को पकड़ कर अपने आंगने की कुटी में रखने की जरूरत नहीं के बराबर हो गई है। अब निंदा करने के लिए किसी को घूरे से आदमी पकड़ कर अपने आंगने की कुटी में रखने की जरूरत नहीं के बराबर हो गई है। अब ये काम पड़ोसी करने लगे हैं, बल्कि आंगन के निंदकों से कहीं अधिक कलात्मक शैली में निंदा का काम पड़ोसी लोग करने लगे हैं। लोग महिलाओं को इस काम में अधिक निपुण मानते हैं, किंतु साहब मर्द भी अवसर पाने पर महिलाओं के कान काटते हैं। ऐसी महीन निंदा की असर बिल्कुल इंजेक्शन के माफिक हो। ऐसी महीन निंदा करेंगे कि असर एकदम इंजेक्शन के माफिक हो। मैं सोचने लगा कि कहाँ पहले की वह वैदिक परंपरा कि निंदक आप ही के आंगन में टुकुर टुकुर ताक रहा है, और आज की स्थिति, आखिर यह परिवर्तन हुआ क्यों? आखिर यह परिवर्तन हुआ क्यों और कैसे? इस मूलभूत परिवर्तन का कारण, एक तो जब से सभ्यता विकसित हुई, आंगन खत्म हो गया। एक तो जब से सभ्यता विकसित हुई, आंगन ही खत्म हो गया। जैसे जब जानवर से आदमी बना, बानर, बंदर, आदमी जब बना तो उसकी पूंछ गायब हो गई। आदमी सभ्य बना तो आंगन गायब हो गई।
आंगन भी क्या है? घर की पूंछ ही तो, घर की पूंछ ही है आंगन। घर भी सभ्य हुआ तो घर की पूंछ यानी कि आंगन गायब। अब मल्टी स्टोरीड में रहने लगे, आंगन कहाँ है? या अगर आप अपने बंगले में रह रहे हैं तो आंगन की जगह भी आप कमरा ही बनवा लेते हैं, आंगन छोड़ते ही नहीं। घर की पूंछ ही तो, घर भी सभ्य हुआ तो घर की पूंछ यानी आंगन भी गायब। फिर आदमी अपना स्वभाव निर्मल कैसे करे? पड़ोसियों से समझौता किया गया। अब अपने स्वभाव को निर्मल करने का एक ही उपाय बचा कि पड़ोसियों से समझौता किया जाए। तो पड़ोसियों से समझौता किया गया और तय पाया गया, भैया तू मेरा स्वभाव निर्मल कर, मैं तेरा स्वभाव निर्मल करता हूँ। तू मेरा स्वभाव निर्मल कर, मैं तेरा स्वभाव निर्मल करता हूँ। एक और मजबूरी हो सकती है आजकल सभ्य आदमी की, एक और मजबूरी हो सकती है आजकल के सभ्य आदमी की। पुराने जमाने में हो सकता है कि बहुत ढूंढे ढांडे एक आध बेचारे निंदक ही मिल जाते हों, या न मिले तो किसी से प्रार्थना की जा सकती है कि हे महाराज थोड़े दिन के लिए सही मेरी निंदा कर दीजिए। पुराने जमाने में हो सकता है कि बहुत ढूंढे ढांडे एक आध बेचारे निंदक ही मिल पाते हों, या न मिले तो किसी से प्रार्थना की जा सकती है कि हे महाराज थोड़े दिन के लिए ही सही मेरी निंदा कर दीजिए, मेरा स्वभाव निर्मल कर दीजिए। आज तो सभ्यता के विकास का यह आलम है कि एक एक आदमी के हजारों निंदक। आज सभ्यता के विकास का यह आलम है कि एक एक आदमी के हजारों निंदक। कहाँ तक कोई अपने आंगन में उन्हें रखता, और यदि सभी निंदकों को कोई आंगन में बसा दे तो खुद अपने को रहने को घर का कोई कोना भी नहीं मिलेगा। अगर अपने सभी निंदकों को अपने आंगन में बसा दे तो अपने रहने के लिए घर का कोई कोना नहीं बचेगा। घर तो बहुत छोटा और आंगन को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। कुछ एकड़ों का आंगन और कुछ वर्ग फुट का घर। कुछ ऐसी स्थिति जैसी कि हनुमान की पूंछ की लंका में हुई थी। हनुमान जी छोटे और पूंछ बहुत बड़ी, घर छोटा, घर की पूंछ बहुत बड़ी। गांव मोहल्ले के पड़ोसियों की बात जाने दीजिए। पड़ोसी देश भी देश के स्वभाव की निर्मलता के लिए लगातार लालायित रहते हैं। पड़ोसी देश भी चाहते हैं कि हमारे देश की स्वभाव निर्मल हो जाए, और उसके लिए लगातार लालायित रहते हैं और समय समय पर निंदा ही किया करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, यह आपको निंदा के विविध आयामों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा। साहित्य समाज का दर्पण है, यह आपको निंदा के विविध आयामों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा। अगर समाज में निंदा है और साहित्य समाज का दर्पण है तो साहित्य में निंदा साहित्य क्यों नहीं आएगा? तो साहित्य में एक धारा ही चल पड़ी जिसे निंदा साहित्य के नाम से जाना जाना चाहिए। तो फिर साहित्य में एक धारा चल पड़ी जिसे निंदा साहित्य के रूप में जाना जाना चाहिए। किंतु साहित्य के आदमी सभ्य होते हैं, किंतु साहित्य के आदमी सभ्य होते हैं। समाज के पड़ोसियों की तरह फूहड़ तो होते नहीं, समाज के पड़ोसियों की तरह फूहड़ तो होते नहीं। वे निंदा साहित्य को आलोचना साहित्य कहते हैं। वे वे निंदा साहित्य को आलोचना साहित्य कहते हैं, और आलोचना से भी बेहतर टर्म समालोचना साहित्य कहते हैं। आलोचना साहित्य तो इतना प्रबल हो गया है कि साहित्य की पुरानी धारा ही दब गई। उसके आगे आलोचना साहित्य इतना प्रबल हो गया है कि साहित्य की पुरानी धारा ही दब गई है। उसके आगे साहित्यकार भी अपनी रचना नहीं पढ़ता, बल्कि
उस रचना के बारे में आलोचक ने या समालोचक ने क्या लिखा इसी फेर में रहता है। साहित्यकार खुद अपनी रचना नहीं पढ़ता, बल्कि उसकी रचना के बारे में समालोचक ने क्या लिखा है इसी फेर में रहता है। रचना मैगजीनों में छपे या ना छपे, लोग उसे पढ़ें या ना पढ़ें, आलोचनाएं खूब धूम धड़ाके से छपती रहती है। रचना लोग पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन रचना की आलोचनाएं लोग खूब धूम धड़ाके से पढ़ते रहते हैं। रचनाकार के पास पहले लिखने की 2 ही विधाएं या मजबूरियां थी। रचनाकार के पास पहले लिखने की 2 ही विधाएं या मजबूरियां थी, स्वांतः सुखाय या परांतः सुखाय। अपनी खुशी हो या परांतः सुखाय दूसरों को खुशी हो। कुछ लोग जरूर परांतः दुखाय भी लिखते थे, कुछ लोग परांतः दुखाय दूसरे को दुख हो इसके लिए भी रचना लिखते थे, लेकिन उसे विधा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। अब एक और विधा या मजबूरी हो गई है, आलोचकांतः सुखाय। आलोचकांतः सुखाय, और यह विधा एकदम ताजी तथा शक्तिशाली है और शक्तिदायक भी। इसलिए लिखते हैं कि आलोचक को सुख हो, समालोचक को सुख हो, समालोचक को समालोचना लिखने का एक मसाला मिले, उसको खुशी मिले। तो समालोचिका सुखाए एक नई विधा पैदा हो गई है, लिखने की एक नया मोटिवेशन हो गया। कभी कभी कबीर की बात पढ़कर यह भी लगता है कि हो सकता है उनका यह जीवन दर्शन उनके घर के एकाकीपन की वजह से हुआ हो। कभी कभी कबीर की बात पढ़कर यह भी लगता है कि हो सकता है उनका यह जीवन दर्शन उनके घर के एकाकीपन की वजह से रहा हो। उजाड़ एकांत में कबीर का घर, अब स्वभाव निर्मल कैसे करें। उजाड़ एकांत में कहीं कबीर साधना स्थली जैसी कोई उनका घर, तो वहाँ अपना स्वभाव निर्मल कैसे करें। तो अगल बगल की बस्ती से उन्हें पकड़कर किसी को लाना पड़ा होगा। तो अगल बगल की किसी बस्ती से उन्हें किसी को पकड़ कर लाना पड़ा होगा। उसने पूछा हो, पर महाराज रहूं कहाँ खाऊं कहाँ, महाराज रहूं कहाँ खाऊं कहाँ। तो कबीर ने कह दिया होगा कि यहीं मेरे आंगन वाली कुटी में रहो, और जो रूखा सूखा मैं खाता हूं तू भी खा लिया करो। हो सकता है कि कबीर वो दोहा इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और साधु न भूखा रह आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। तो उनकी साधु में साधु भी शामिल हो और निंदक भी शामिल हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और आप न भूखा रह सको और निंदक न भूखा जाए। तो उसने पूछा होगा, झोपड़ी बगल के जो गांव से लाए होंगे, किसी को बस्ती से लाए होंगे, कि महाराज रहूं कहाँ खाऊं कहाँ। तो कबीर ने कह दिया होगा, यहीं मेरे आंगन वाली कुटी में रहो, और जो भी रूखा सूखा मैं खाता हूँ तू भी खा लिया करना। बेचारा निंदक और करता भी क्या, और बेचारे कबीर भी और क्या करते। कोई आजकल की तरह पड़ोसी तो थे नहीं जिनसे कबीर अपनी निंदा सुन लेते। खैर एक बात है, बदलते समय में निंदा का सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक पक्ष कितना भी बदल गया हो, किंतु निंदा का एक आयाम ज्यों का त्यों है। खैर एक बात है, बदलते समय में निंदा का सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक पक्ष कितना भी बदल गया हो, किंतु निंदा का एक आयाम ज्यों का त्यों है। कबीर ने जिसे आंगन में रखा निंदा करवाया, कबीर ने जिसे अपने आंगन में रखा निंदा करवाया। पुराने जमाने में सभी लोगों ने स्वभाव को निर्मलाने हेतु, पुराने जमाने में सभी लोगों ने स्वभाव को निर्मलाने हेतु लोगों को अपने आंगन में रखा और निंदा करवाया, लोगों को अपने आंगन में रखा और निंदा करवाया। अब आलम यह है कि जिसके आंगन में रहिए उसकी निंदा करिए,
ये इसका उल्टा भी अब हो गया, एक रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गई कि अब आलम यह है कि जिसके आंगन में रहिए उसकी निंदा करें। यह एक दार्शनिक दर्शन हो गया है, सामाजिक दर्शन हो गया है और सामाजिक धर्म भी हो गया है। मनोवैज्ञानिक इसका कारण कंडीशनिंग बताएंगे, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट इसका कारण कंडीशनिंग बताएंगे। जैसे घंटी की आवाज सुनकर पेवलॉव के कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था, वैसे ही आदतन अभी भी किसी का भी आंगन देखकर आदमी के मुंह में निंदा आ जाती है। पेवलॉव का वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक आध बार मैंने चर्चा भी की है, लेकिन संक्षेप में बहुत सूक्ष्म तरीके से ये बता दें कि पेवलॉव ने ये तमाम सारी जो मानसिक विकृतियां हैं ये कैसे तैयार होती हैं, गलत आदतें कैसी पड़ती हैं, और बिहेवियर थेरेपी यानी कि व्यवहार बदलने का, अगर किसी को साइकोफोबिया है या मैनिया है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसके एक्सपेरिमेंट्स के सिलसिले में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च किया जिसको कि पेवलॉव की कंडीशनिंग कहते हैं। उसमें यह है कि उन्होंने उनका मेन ये था कि अगर दो घटनाएं साथ साथ होती हैं तो उनमें एक संबंध बन जाता है, उस संबंध को उन्होंने कंडीशनिंग किया। एक्सपेरिमेंट के लिए कुत्ते पे किया, लेकिन इन जनरल अगर तो कोई दो घटनाएं साथ साथ होती हैं तो लोग उनमें संबंध ढूंढने लगते हैं, संबंध बनने लगता है। पेवलॉव ने क्या किया, उन्होंने कुत्ते को खाना दिया और साथ में घंटी बजाई। जब जब कुत्ते को खाना दिया घंटी बजाई साथ में। फिर उन्होंने खाना नहीं दिया और केवल घंटी बजाई। तो कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। जैसे हमें अगर कोई खाना देखते हैं तो सलाइवा आ जाता है मुंह में, तो कुत्ते को भी खाना देख के सलाइवा आ जाता है। खाने की इच्छा होने पे कि खाना मिलने वाला है, उसको जब ये बिल्कुल लगने लगता है खाना मिलने वाला है तो उसका शरीर सलाइवा निकालने लगता है, उसको ठीक से पचाने के लिए या निगलने के लिए मुंह को लुब्रिकेट करने लगता है। तो जब खाना नहीं दिया, केवल घंटी बजाई, तो घंटी और खाने में इतना संबंध हो गया कि घंटी बजते ही कुत्ते का शरीर महसूस करने लगा कि अब सलाइवा आ गया। तो ये घंटी और खाने में संबंध हो गया। इसी तरह से तमाम सारी जो अंधविश्वास पनपते हैं वह इसी तरह कंडीशनिंग के लिए हैं। जैसे मैंने एक आध दिन वो भी चर्चा किया था कि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो कभी जब हम जंगलों में रहते थे, हमारे पूर्वज कबीलों के रूप में कहीं जा रहे हों, सामने से बिल्ली रास्ता काट रही हो, दौड़ के जा रही हो, तो जंगल में सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति अगर किसी में होती है तो बिल्ली की होती है। बिल्ली अगर डर कर बाघ दौड़ते हुए जा रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई खतरनाक जानवर होगा तभी जा रही है, उस पगडंडी को क्रॉस करते हुए इधर से उधर। तो लेकिन इसलिए आदमी जो कबीले के लोग थे वो अगर जा रहे हैं तो वापस हो जाते थे कि आगे खतरा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ाते थे, वापस हो जाते थे। आज हम गाड़ी से जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट रही है और फिर भी हम वापस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने और खतरे का जो संबंध उस समय स्थापित हुआ था जब हम जंगल में रहते थे, वो जेनेटिकली भी या बिहेवियरली भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इतना पास ऑन होता चला गया कि अब वो खाना नहीं है, केवल घंटी है।
अब वो खतरा नहीं है, केवल बिल्ली जा रही है, लेकिन हम उस खतरे का एहसास कर रहे हैं, उस खाने का एहसास कर रहे हैं, और हमारे मुंह में सलाइवा आ रहा है या हमारे बिहेवियर चेंज हो रहा है, सलाइवा आ रहा है, वैसे हम वापस लौट रहे हैं। हजारों एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ कि कंडीशनिंग यह ऐसे ही है कि जैसे धूप हुई या पानी बरसा, हमने छाता तान लिया, लेकिन अब धूप और छाता, अब धूप और पानी खत्म है, लेकिन छाता तना हुआ है। तो अब छाता बंद तभी होगा जबकि इस कंडीशनिंग को हम अनकंडीशन करेंगे। तो वही पेवलॉव का वो एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी का बहुत ही मतलब बेसिक और रूट एक्सपेरिमेंट है, और बहुत ही कोट किया जाता है। इस पर फिर तमाम सारी और थेरेपीज डेवलप हुई, तमाम सारे और तरह की कंडीशनिंग्स डेवलप हुई। तो लेकिन ये जो दो घटनाएं साथ साथ होने पे लोग उनको संबंध जोड़ लेते हैं जबरदस्ती, जबकि कोई वो मतलब नहीं है। अगर रिलेशनशिप होता तो वो उसकी एनालिसिस तो साइंटिफिक तरीके से होगी, उसकी वजह से वो नहीं हो रहा है, वो केवल साथ साथ घटनाओं के होने की वजह से हो जाता है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, किसी दिन संडे की डेथ हुई, तो संडे का होना और डेथ का होना दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। चांस की बात है उस दिन संडे था, या चांस की बात है कि उस दिन डेथ हुई, लेकिन तमाम लोग इतना ज़्यादा उसमें सहसंबंध बना लेते हैं कि अब संडे को कोई अच्छा काम ही नहीं करेंगे, उसको मान ही मान लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं वो कंडीशनिंग की वजह से होते हैं, जबकि आप एनालाइज करिए तो उस कंडीशनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से ये फिनोमेना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग फर्दर रीडिंग करना चाहें उनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि कंडीशनिंग पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, और बहुत सारे जीवन के पक्ष बड़े स्पष्ट उजागर हो जाएंगे। तो कबीर ने जिसे अपने आंगन में रखा निंदा करवाया। पुराने जमाने में सभी लोगों ने स्वभाव को निर्मलाने हेतु लोगों को अपने आंगन में रखा और निंदा करवाया। अब आलम यह है कि जिसके आंगन में रहिए उसकी निंदा करिए। यह एक सामाजिक दर्शन हो गया है या सामाजिक धर्म हो गया है। मनोवैज्ञानिक इसका कारण कंडीशनिंग बताएंगे, सहसंबंध एक तरह से। जैसे घंटी की आवाज सुनकर पेवलॉव के कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था, वैसे ही आदतन अब किसी के भी आंगन देखकर आदमी के मुंह में निंदा आ जाती है। वह तो नमक हराम है जो जिस आंगन में रहता है उसकी निंदा नहीं करता। वह तो नमक हराम है जिसके आंगन में रहता है उसकी निंदा नहीं करता। आज समाज अपने इस धर्म को बखूबी पालन करता है। यदि माना जाए कि देश एक आंगन है, तो आंगन में रहने वाले सभी देशवासियों का ये फर्ज होता है, बन जाता है कि देश की निंदा करें। शायद यही अपने लोकतंत्र में भी होने लगा है। देश के आंगन में रहते हुए देश की निंदा करना। हर व्यक्ति उस अपने क्षेत्र की, अपने देश की निंदा करता है जिसमें वह रहता है। हर उस व्यक्ति को की निंदा करता है जिसके घर आंगन में वो रह सकता है, रह रहा है या रहने वाला हो। किराएदारों द्वारा मकान मालिकों का अखंड निंदा पाठ इसी सामाजिक धर्म निर्वाह का एक उदाहरण है। किराएदारों द्वारा मकान मालिकों का अखंड निंदा पाठ इसी सामाजिक धर्म निर्वाह का एक उदाहरण है। इसी तरह से जैसा अगर आप हम जिस ऑफिस में हैं वो भी एक आंगन है, तो उसमें सब एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। बहुत सारे लोग इसको अब आजकल पर निंदा रस कहने लगे हैं कि लोगों को निंदा करने में बहुत आनंद आता है।
लेकिन जब तक हम इस निंदा रस से ऊपर उठकर और सकारात्मक दिशा में नहीं जाएंगे तो स्थितियां जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी। इस पर चर्चा थोड़ा और अभी आगे होगा। अभी करीब 1 पेज बचा हुआ है, वो भी आपके सामने रखता हूं। निंदकों के भी अब कई प्रकार और भेद हो गए हैं। निंदकों के भी अब कई प्रकार और भेद हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कभी बिहारी के टाइम पे नायिका भेद हुआ करता था। रीत काल में नायिका भेद, और इस पर बहुत सारे राइटर्स उसी में कवि सिद्धहस्त थे नायिका भेद लिखने का में। एक तो खुलेआम निंदक जो खुल्लम खुल्ला निंदा करता है, एक वो निंदक है जो खुल्लम खुल्ला आपके सामने आपकी निंदा कर देगा। ऐसे निंदक चुनाव के दिनों में हर गली मोहल्ले में पाए जाते हैं, जो उम्मीदवार का ही नहीं उसके कई कई पुस्तों का स्वभाव भी निर्मल कर देने की पूरी तन मन धन से चेष्टा करते हैं। दूसरे तरह के निंदक होते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं। दूसरे तरह के निंदक होते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं और छुपे ही रहना पसंद करते हैं। इनमें से कुछ तो नए नए आवागमन के साधनों तथा वैज्ञानिक तकनीकों और पोस्टल डिपार्टमेंट की वजह से ही संभव हो पाया है। कभी एक गुमनाम सी चिट्ठी उस आदमी के लिए भेज दी, या गुमनाम टेलीफोन कर दिया उस आदमी को जिसके स्वभाव को धो धो कर साफ सुथरा करना चाहते हैं। ऐसे निंदक गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक में माहिर बताए जाते हैं। हो सकता है कि इनके विकास में विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है कि इस निंदा पद्धति के विकास में विदेशी ताकतों का भी हाथ हो। यह सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों आदि के स्वभाव को धुलने की विशेष कोशिश में लगे रहते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों, ये गुरिल्ला वारफेयर वाले, यह सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों आदि के स्वभाव को धुलने की विशेष कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे गुमनाम निंदक अक्सर स्वयं भी कर्मचारी या थके हारे व्यापारी ही होते हैं। ऐसे गुमनाम निंदक अक्सर स्वयं भी सरकारी कर्मचारी या थके हारे व्यापारी ही होते हैं। आम आदमी में अभी गुरिल्ला वारफेयर वाली निंदा में पता नहीं क्यों अधिक दिलचस्पी नहीं पाई जाती। आम आदमी में अभी गुरिल्ला वारफेयर वाली निंदा में पता नहीं क्यों अधिक दिलचस्पी नहीं पाई जाती। तीसरे तरह के निंदक वे हैं जो खत में अपना नाम नहीं डालते बल्कि किसी दूसरे का नाम डाल देते हैं। निंदा या शिकायत एक कर रहे हैं लेकिन नाम बी का डाल दिया। तीसरे तरह के निंदक वे हैं जो खत में अपना नाम नहीं डालते शिकायती पत्र में, शिकायती खत में, बल्कि किसी दूसरे का नाम डाल देते हैं। निंदा की राम प्रसाद ने लेकिन नाम डाल दिया काशी प्रसाद का। अब धन्य हो इस समाज सुधार का कि हमें निंदा को अपने आंगन की कुटी में रखने की जरूरत नहीं रही। अब इस तरह के समाज सुधारों की वजह से अब निंदक को अपने घर के आंगन में रखने की जरूरत नहीं रही। अन्यथा यदि किसी निंदक जी ने अपना पता ही नहीं लिखा तो हम उन्हें ढूंढते कहाँ। अगर किसी निंदक जी ने अपना पता ही नहीं लिखा या अपना नाम ही सही नहीं बताया तो हम उनको ढूंढेंगे कहाँ और अपने आंगन में लाकर उन्हें रख सकें। और यदि अपनी जगह काशी प्रसाद का नाम दे दिया तो राम प्रसाद जी की जगह बेचारे काशी प्रसाद जी आंगन की कोठी में पड़े रहते। अगर उन्होंने नाम राम प्रसाद जी ने काशी प्रसाद का रख दिया और हम ढूंढ के काशी प्रसाद जी को लाके अपने आंगन में रख लें तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन जाएगी। निंदक नियरे राखिए का एक पक्ष ये भी है, निंदक नियरे राखिए, नजदीक रखिए। तो निंदक नियरे राखिए का ये पक्ष ये भी है, जो नजदीक होता है वही निंदक होता है। निंदक नियरे राखिए, बस आखिरी 2 छोटे छोटे पैराग्राफ बचे हैं कि निंदक नियरे राखिए का एक पक्ष ये भी है कि जो नियरे होता है, नजदीक होता है, वही निंदक होता है, वही अच्छा निंदक होता है। जो जितना ही अधिक नजदीक होता है उतना ही बड़ा निंदक होता है। कोई अपना नजदीकी मित्र, कर्मचारी, सहयोगी, छात्र, कार्यकर्ता,
सहभागी, शिक्षक ही अक्सर सब या परिवार का सदस्य ही सबसे तीक्ष्ण निंदक होता है, या उसमें तीक्ष्ण निंदक होने की संभावना बराबर बनी रहती है। जो जितना ही अधिक नजदीक होता है उतना ही बड़ा निंदक होता है। अपना कोई नजदीकी मित्र, कर्मचारी, सहयोगी, छात्र, कार्यकर्ता, शिक्षक या बॉस, सहभागी या परिवार का सदस्य अक्सर सबसे तीक्ष्ण निंदक होता है, या उसमें तीक्ष्ण निंदक होने की संभावना बराबर बनी रहती है। वैसे खुशी की बात है कि हम सभी अपने निंदा धर्म का निर्वाह बखूबी कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हम सभी अपने निंदा धर्म का निर्वाह बखूबी कर रहे हैं। खासकर जिस आंगन में रहते हैं उसकी निंदा तो पूरी तन्मयता से करते हैं। पति पत्नी की निंदा करे, पत्नी पति की, यही तो पतिव्रत धर्म और पत्नी व्रत धर्म है। पति पत्नी की निंदा करे, पत्नी पति की, तो यही पतिव्रत और पत्नी व्रत धर्म है। शायद इससे दोनों ही निर्मल हो जाएं, और शायद इससे दोनों ही निर्मल हो जाएं, और इसीलिए हमारे परिवार इतने निर्मल हैं और होते रहते हैं। आप मेरी इस रचना की निंदा अवश्य करिएगा। आप मेरी इस आखिरी लाइन, आप मेरी इस रचना की निंदा अवश्य करिएगा या लिख भेजिएगा, ताकि यह भी निर्मल हो सके, साफ हो सके। तो यह तो रहा निंदक नियरे राखिए। लेकिन अगर ये निंदा सकारात्मक है और इससे वाकई सकारात्मक परिवर्तन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब शब्द और कर्म पर थोड़ी सी चर्चा, अभी जो 15-20 मिनट समय बचा हुआ है उसमें करेंगे। और चूंकि अभी हम लोग व्यंग्य लेख पढ़ रहे थे और मेरे हाथ में कुछ माटी कुछ कुम्हार की किताब है, जिसकी भूमिका में काफ़ी कुछ रचनात्मकता पर भी, शब्द और कर्म पर भी, व्यंग्य पर भी बातें हैं। तो यहीं से 10-15 मिनट में कुछ बातों का जिक्र करूँगा। लेकिन शब्द और कर्म, यह टाइटल प्रभाकर मिश्र जी ने दिया था। इसको मन, वचन और कर्म, ये तीनों को जब तक पूरा जोड़ा नहीं जाएगा तब तक बात पूरी नहीं होगी। शब्द और कर्म, शब्द होने के पहले वह चीज़ मन में आती है, बिना शब्दों के विचार आता है। तो विचार कहिए, मन कहिए पहले, या रित कहिए। विचार शब्दों में व्यक्त होने के पहले जो विचार है वो रित है। तो रित कहिए, मन कहिए, विचार कहिए, वह फिर शब्द, और फिर उसके बाद आपके उन शब्दों को कार्य रूप में, कर्म में कितना परिवर्तित किया गया। इन तीनों में जहाँ एक रूपता होती है, मन, वचन और कर्म में जहाँ एक रूपता होती है, वहाँ जो ये साधना एकदम एक रूपता की साधना कर लेता है, तो वो जो कर्म करता है उसमें सफलता निश्चित है, 100% निश्चित है, वो हो जाएगा। जिसमें मन, वचन और कर्म की एक रूपता होगी, वह जो सोचेगा वो हो ही जाएगा। उसके होने में कभी कोई असंभव नहीं है। इसमें गांधी जी और विनोबा जी का एक बड़ा अच्छा संवाद है। गांधी जी से विनोबा एक दीक्षांत समारोह में गए थे, गांधी जी किसी यूनिवर्सिटी के, विनोबा जी भी साथ में थे। तो उसी यात्रा में विनोबा जी ने गांधी जी से कहा
सब तब तक हम लोगों को आज़ादी बिल्कुल मिलने वाली थी और एक तरह से वो पूरा आंदोलन आज़ादी का सफल हो रहा था। तो विनोबा जी ने कहा, गांधी जी, हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि आपने जो आज़ादी के लिए इतना लंबा संघर्ष 10वें दशक से 1914-15 से लेकर के और 47 तक 30, 32, 35 साल जो कर्म किया, जो आपने सोचा, जो आपने कर्म किया, जो आपने विचार किया और फिर उसको शब्दों में चारों तरफ व्यक्त किया, विचार, शब्द और कर्म जो आपने किया, उसकी एक रूपता की वजह से वो उसका परिणाम आने वाला है और हम लोग आज़ाद होने वाले हैं। तो गांधी जी ने कहा, विनोबा, हमारी साधना तो जरूर सफल हुई है, हो रही है, हम सब लोगों की साधना जरूर सफल हो रही है, लेकिन वाकई अगर हमारी साधना की शुद्धता और प्योर होती और शुद्ध होती तो सोचने मात्र से ही हो जाता। वो है ना, वो श्लोक मैंने आप लोगों को सुनाया था, पातंजलि योग सूत्र का। 2 सूत्र सुनाए थे कि जो सत्य को साध लेता है, वो जो सोचता है वो सच हो जाता है। जो सत्य को साध लेता है, वो जो भी सोचता है वो सत्य हो जाता है। और जो अहिंसा को साध लेता है, उसके पास जो भी आता है अहिंसक हो जाता है। तो यह साधना की वो स्थिति, अल्टीमेट वो स्थिति है कि जब आपके विचार में सत्य आए और उसकी आप इतनी ज्यादा साधना करें तो वह अपने आप इंडक्शन इफेक्ट से दूसरों को भी प्रभावित करेगा और वह हो के रहेगा। वह परम साधना है कि, लेकिन वो सत्य होना चाहिए। और सत्य क्या है? सारी शक्तियों, जब सबके साथ जुड़ाव के साथ, सबके सत्य से आपका सत्य मिला हो, जुड़ा हो, संपूर्ण सृष्टि का सत्य जब आप महसूस कर रहे हो और उसके हिसाब से इच्छा कर रहे हैं, तो फिर अब वह अपने आप हो जाएगा। फिर उस विचार को शायद शब्दों की भी जरूरत ना पड़े, कर्म की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में पहले विचार आते हैं, फिर विचार शब्दों में आते हैं और फिर शब्द कर्मों में आते हैं। विचार और शब्द का रिश्ता बड़ा अद्भुत है। विचार, जो लोग मैथमेटिक्स या साइंस के स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी रहे होंगे, विचार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 2 वेरिएबल्स होते हैं साइंस में, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। जैसे गिनती है, गिनतियां 1 के बाद 2, ये तो डिस्क्रीट नंबर्स हुए, 1 या 2। लेकिन 1 और 2 के बीच में अनंत और गिनतियां हैं, और जब उनको एक लाइन से ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस लाइन बन जाती है। 1 और 2 के बीच की गिनतियों को, उसमें एक बिंदु 1 होगा, दूसरा बिंदु 2 होगा। तो 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। विचार कॉन्टिन्यूअस है और कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और शब्द हैं डिस्क्रीट। यह शब्दों की सीमा है, शब्द कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब आपको
डिस्क्रीट वेरिएबल्स यानी शब्दों में अपने कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को ट्रांसफर करना है जब आप शब्द विचार को शब्द में रखते हैं। इसीलिए लाओ त्से जो सबसे बड़ा फिलोसफर रहा है चाइनीज, उसने कहा सत्य को कहा नहीं जा सकता और जो कहा गया वो सत्य नहीं होगा। बड़ी अजीब बात कही है। सत्य को कहा नहीं जा सकता और जो कहा गया वो सत्य ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सत्य तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है और शब्द जब आप कहेंगे तो शब्दों का सहारा लेंगे। तो शब्द डिस्क्रीट वेरिएबल है, टुकड़ों टुकड़ों में है। तो जब आप कंटिन्यूटी को शब्दों में बांधेंगे या रखेंगे तो कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाएगा। इसलिए पूरा शब्द नहीं कहा जा सकता। शब्द को कहा नहीं जा सकता और जो कहा गया वह सत्य को कहा नहीं जा सकता और जो कहा गया वो सत्य नहीं होगा। क्योंकि जो कहा गया वो तो अपनी सीमा, शब्दों की सीमा के आधार पर ही कितना भी एक्यूरेट शब्द आप इस्तेमाल करें लेकिन कुछ न कुछ रह जाता है। अब मैंने जो मेरी पहली किताब आई थी कविता की, यथार्थ के आसपास, उसकी भूमिका में मैंने इन चीज़ों की चर्चा की है और फिर उसको भी पढ़ूंगा एक दिन, उसके भूमिका को। मेरी किताबों की भूमिकाएं लोगों को इतनी पसंद आई कि बहुत बाद में लोग कहने लगे कि अब आप कविता, कहानी और नाटक या व्यंग लिखना बंद कर दीजिए, अब आप केवल भूमिकाएं ही लिखिए, क्योंकि आपकी भूमिकाएं और चीज़ों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उसमें उसकी भूमिका मैंने लाओ त्से के इसी सेंटेंस से शुरू की है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता और जो कहा गया वो सत्य नहीं होगा। अब बड़ी मजे की बात है, जो कहा गया वो सत्य नहीं होगा। तो लाओ त्से का जो ये सेंटेंस है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता और जो कहा गया वो सत्य नहीं होगा, तो ये भी तो लाओ त्से का कथन है, कहा हुआ है। तो यही सच है, यही क्या पता, ये भी गलत हो सकता है। यानी कि सत्य को कहा भी हो सकता है, जा सकता है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने संग्रह का नाम कविताओं का यथार्थ के आसपास या सत्य के आसपास रखा, क्योंकि एकदम से सत्य को तो नहीं कहा जा सकता, उसको तो महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके आसपास कहने की कोशिश की जा सकती है। तो रित या विचार या मन जब शब्दों में आया तो वह सत्य के आसपास, जो आपका विचार था उसके आसपास आया। और कर्म, वहां पे तो तमाम और संभावनाएं हो जाती हैं। पहले तो मन और शब्द, यहीं पे तमाम संभावनाएं हो जाती हैं। आप अंदर से किसी का बुरा चाहते हो और उसके सामने उसकी तारीफ करें, तो मन में कुछ और है, शब्दों में कुछ और है, ये डुअलिटी हो जाती है। फिर शब्दों में आप कुछ कहें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रोमिसेस करें और काम उससे उल्टा करें, तो कितनी गुंजाइशें हैं अंतर होने की, विचारों और शब्दों में अंतर होने की और शब्दों और कर्मों में अंतर होने की। लेकिन जिसका जितना ही ज्यादा अंतर होगा उसका प्रभाव भी सूनर और लेटर धीरे धीरे कम होता जाएगा। उन्हीं अर्थों में गांधी ने कहा था कि जहां एक रूपता है और एक रूपता के साथ शक्ति है सत्य की, सत्य को महसूस कर रहा है, अपने स्वार्थ को नहीं व्यक्त कर रहा है, सत्य और स्वार्थ में भी अंतर है। हम एक सृष्टि के अंग हैं, संपूर्ण विराट सृष्टि के एक जीवंत विराट सृष्टि के जीवंत विराट शरीर के हम सब एक अंग हैं। और उस अंग के रूप में जब हम बोलेंगे, कहेंगे या महसूस करेंगे तो हम सत्य को महसूस करेंगे।
हमारी ये उंगली जब बोलेगी तो गिरीश के सत्य को बोलेगी। ऐसे ही हम आप, क्योंकि ये जुड़ी हुई है, हम आप जब विराट सृष्टि, विराट जीवंत सृष्टि और काल से जुड़ाव महसूस करते हुए बोलेंगे या सोचेंगे तो सत्य को महसूस करेंगे, और जब कहेंगे तो लगभग में फिर वही चीज आएगी, इफिशिएंसी कम होती जाएगी। और उसी के अनुरूप अगर करना शुरू करेंगे तो अपने आप वो मैग्नीफाई होगा, संपूर्ण सृष्टि उसको करने लगेगी। जैसे ये शरीर जब हारमोनियम में करता है तो जो उंगली करती है वही शरीर भी करता है। तो उसी तरह से जब आप उस सत्य को महसूस करके उसके अनुसार करते हैं तो पूरी सृष्टि कहती है। इसीलिए तभी तो कबीर वो हम वहाँ कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिनय कहत कबीर कबीर। जब वो निर्मलता आ जाती है, जब हम उस विराट सृष्टि के अपने को एक जीवंत अंग मानते हैं और उसके हिसाब से महसूस करके सोचना, करना, कहना शुरू करते हैं तो यही निर्मलता है। और जब ये निर्मलता आती है तो आपको कहाँ करने की जरूरत पड़ती है? पीछे पीछे हर ये सब करता चल रहा है, करता जा रहा है और आपके पीछे पीछे घूम रहा है। पाछे पाछे हरि फिर है, वो करना लगता है। हरि मतलब संपूर्णता, वो संपूर्ण विराट शरीर ही करने लगता है। जो आपकी उंगली करती है वही शरीर भी करता है। जब अगर ये उंगली पैरालाइज्ड नहीं है तो फिर वो उंगली वही करेगी जो पूरा शरीर करेगा। वह हार्मनी जब आप महसूस करते हैं तब आपके विचारों में वह शक्ति आती है कि पूरी सृष्टि उसके हिसाब से चलता है। तो उस सत्य की बात गांधी ने विनोबा से कही थी, और वही सत्य की बात पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पातंजलि कह रहे हैं कि जो सत्य को साध लेता है वह जो भी कहता है वह सत्य हो जाता है। वो कहना ही काफी है, फिर बाकी पूरी सृष्टि उसको सहयोग करने लगती है। दूसरे लोग उसके लिए सब उसके अंग बन जाते हैं। उसका विचार ही काफी है, इंडक्शन ही काफी है। वही है ना, वो मेरा वो नजर के शेर, कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। अगर आपने वह सत्य महसूस कर लिया जो सृष्टि का सत्य है, सत्य एक ही है, इसीलिए हर व्यक्ति का अलग अलग सत्य नहीं होगा, हर एक का सत्य एक ही होगा। और जब आपने उस सत्य को महसूस कर लिया तो फिर बाकी लोग भी मैग्नेटाइज होने लगेंगे और फिर जो आप चाह रहे हैं वही सब करने लगेंगे। ये है, यह विचार की शक्ति है, लेकिन सत्य विचार की शक्ति। और यही बात गायत्री मंत्र भी कह रहा है, यही बात पातंजलि योग सूत्र कह रहा है, यही बात गायत्री मंत्र कह रहा है, यही बात कुरान शरीफ का सूरह फातिहा कह रहा है, ओपनिंग वर्सेस, हर जगह वही बात है। ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासना योग्य प्राण प्रिय वह जनक प्रेरक प्रकाशक। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। शुभ, शुभ क्या है? हमारा व्यक्तिगत शुभ नहीं, संपूर्ण सृष्टि का जो शुभ है, धरती का जो शुभ है, जब हम वह हमारी बुद्धि में आ जाएगा कि हमें पूरी धरती और पूरी सृष्टि और पूरे काल का शुभ करना है, अपनी इसी पीढ़ी का नहीं भविष्य की पीढ़ियों का भी शुभ करना है, जब वह शुभ का भाव आ गया और हमारी बुद्धियां उस शुभ के लिए आ गई, तो वह शुभ सबके शुभ से जुड़ा होगा। वह शुभ का विचार ही सबको जोड़ लेगा, मैग्नेटाइज कर देगा, और फिर सब उस स्थिति में आ जाएंगे, सोचना ही काफी है, फिर होने लगेगा। तो इसलिए प्रभाकर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विषय को जो उन्होंने मुझे दिया था
शब्द और कर्म, उसमें विचार शब्द और कर्म या रित शब्द और कर्म जोड़ लें, 3 कर लें और उसी के हिसाब से चर्चा हो। तो ये तो रहा तीनों का अंतर संबंध। जितना ही तीनों में हार्मनी होगी उतना ही प्रभाव होगा, और जब हार्मनी नहीं होगी तो हो सकता है थोड़े समय के लिए लोग बेवकूफ बन जाए, हो सकता है प्रचार के माध्यम से या हमारे पद की वजह से हम कुछ कहें उसको लोग मान लें, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं अगर हमारी मन वचन और कर्म की एकता नहीं है, हार्मनी उसमें नहीं है, तादात्म्य नहीं है, तो लोगों का भ्रम टूटेगा और वह नहीं होगा जो हम चाहते हैं, वह नहीं होगा। समय का अंतर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि स्विच की तरह से सब हो जाए। वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का मैंने परसों जब चर्चा हो रही थी तभी वो कहा था कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और उनके बगल में एक बड़े साहित्यकार बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने, पॉलिटिशियन ने अपना गुण बताया कि देखिए कोई उससे नौकरी वगैरह मांगने की आया था, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा ये वो, और फिर उसको टरका दिया। और उसके बाद कहते हैं कि देखो तमाम लोग हमारे पास ऐसे आते रहते हैं, अगर हम ये समझते नहीं है कि हम क्या हैं, हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये बड़े अहंकार के साथ उस लड़के के जाने के बाद अपने आसपास जो लोग बैठे हुए थे उन पे अपना, देखिए खुद अपनी तारीफ के रूप, ऐसे लोग अपने इन गुणों को अपनी तारीफ मानते हैं और खुद ही कह रहे हैं। तो वो जो साहित्यकार थे, जो उनके दोस्त भी रहे होंगे, तो इन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए और दोनों अवधि में बात कर रहे थे कि हम, उन्होंने कहा कि हम सोचित कुछ और है, कहित कुछ और है और करित कुछ और है। तो साहित्यकार जो बैठे थे उनका कहते और यही लिए होए कुछ और जाते हैं। तो अगर कोई मन वचन और कर्म में तादात्म्य नहीं है तो कभी वह चीज घटना जैसा वो चाहेंगे कभी नहीं घटित होगी। घटनाएं उन शब्दों के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, लेकिन अगर वह सत्य है मन में, वही सत्य कथन में है और वही सत्य कार्य में है, तो घटनाओं को कौन कहे, खुद ईश्वर ही पीछे पीछे चलेगा। वही कबीर ने कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। हरि का मतलब वही विराट संपूर्ण जीवंत शरीर। इसीलिए हरि ने भी, चाहे वो राम हो या कृष्ण या जिस भी धर्म के जो भी हो, अंत में उन्होंने उसी विराट का ही रेफरेंस दिया, उसी विराट का ही स्वरूप अपने को माना या उसी विराट का संदेश अपने को माना। जो भी हो वो विराटत्व वही जब घटित होता है, जिसको घटित होता है लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। गड़बड़ी कहाँ होती है, जब वह व्यक्ति जिसने सत्य को महसूस किया या सत्य को कहा, लोगों ने तो विश्वास किया, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स हैं वो जब उसको व्यापार बनाने लगते हैं, वो सत्य को महसूस इसलिए नहीं किया था कि तुम हमारी पूजा करो, उस सत्य को इसलिए लोगों से कह रहा था कि हमने महसूस किया है, तुम भी महसूस करो और इसी तरह से महसूस करो। बुद्ध ने कहा कि खुद ये प्रक्रिया है, तुम भी इसी तरह से महसूस करो, हमारी नकल मत करो, तुम भी वहीं तक पहुंचोगे जहां मैं पहुंचा हूं, तो तुम भी पहुंचो। तो जितने भी जिन्होंने जाना है सत्य को, उन्होंने यही कहा कि तुम भी जानो, हमने रास्ता बता दिया है, तुम दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हो, लेकिन सत्य को खुद महसूस करो। और जब सत्य को खुद महसूस करने की जगह पे जो फॉलोअर्स होते हैं, जब दूसरे को महसूसवाने लगते हैं, तब बहुत बड़ा संकट हो जाता है। इसका क्या इतने अनुभव हुए हैं, इतने अनुभव हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। एक बहुत बड़े आजकल के जो धर्मगुरु हैं तमाम सारे, उनमें उन्हीं में से एक, मैं अपनी खुली आंखों से जाता हूं, इसलिए जाता हूं, लेकिन वहां भी टटोलने की कोशिश करता हूं।
तो वो हमारे एक मित्र के घर आए हुए थे, वो धर्मगुरु, और हमारे मित्र और दर्शन के लिए ढेर सारे लोग, तमाम लोग अपने धर्मगुरुओं को अपने घर इसलिए टिकाते हैं कि ढेर सारे लोग उनके यहाँ आएंगे और धर्मगुरु को नतमस्तक करेंगे, तो इनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है हमारे मित्र का। और जैसे कि क्या पा लिया है उन्होंने कि जैसे ईश्वर ही आ गए उनके यहाँ। लोग धर्मगुरुओं और ईश्वर में भी अंतर नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को ईश्वर मान लेते हैं। तो एक एक करके वो एक कमरे में वो बैठे, धर्मगुरु ये जमीन पर उनके पैर के पास बैठ गए, हमारे मित्र सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट, ये उनके जमीन के पास बैठ गए। और एक कमरे से लोग आ रहे हैं और दूसरे कमरे से जा रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और उनके पैर पे गिर रहे हैं। धर्मगुरु के पैर वो नीचे किए भी हैं ताकि सुविधा हो, ढूंढना उड़ाना न पड़े। हमसे भी उन्होंने आग्रह किया था कि आओ, वो स्वामी जी आए हुए हैं, उनसे दर्शन कर लो। मित्र का आग्रह था और मैंने कहा कि हो सकता है कुछ बातचीत हो, कुछ शास्त्रार्थ हो, कुछ प्रश्न उत्तर हो। तो मैं पहुंचा, उनको फ़ोन किया तो फ़ोन बस वो कहा कि बस आ जाओ। उनका एक आदमी था जो मुझे दरवाजे तक ले आया और मैं अंदर गया। अच्छा, मैं पैर नहीं छूता हूँ जब तक श्रद्धा न हो, जब तक उस व्यक्ति का सत्य को मैं महसूस न करूँ तो मैं किसी का पैर नहीं छूऊंगा। अपने माता पिता या परिवारजन की बात दूसरी जो हमसे पड़े, लेकिन बाकी मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करूँगा, पैर नहीं छूता। तो मैं खड़ा रहा और मैंने कहा, स्वामी जी नमस्कार, क्या कुछ चर्चा हो सकती है? अच्छा, लंबी लाइन लगी थी लेकिन, तो हमारे वो मित्र जो उनके पैर के पास बैठे थे वो खड़े हो गए, हमारे सर पे, अरे झुको झुको, पैर पैर पे सर रखो, आशीर्वाद नहीं लोगे? हमने कहा कि मैं पैर पे सर तो नहीं रखूंगा, केवल ईश्वर के रखूंगा या अपने माता पिता के। अगर स्वामी जी आशीर्वाद दे सकते हैं, एक आत्मा दूसरे आत्मा को जैसे आशीर्वाद देती है, शुभकामना देती है, तो स्वागत है, अन्यथा दर्शन हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और इस तरह से मैं वहां से चला गया। जबरदस्ती सर को पैर पे रखवाया जाता है, आदत बनाई जाती है इसकी, इसी तरह से कंडीशनिंग होती है। जो पेवलॉव की कंडीशनिंग हुई है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो धर्म में होता है कि जबरदस्ती हमको, हम भी उसी ईश्वर के अंग हैं, ये उंगली पैर पे, हमारे ही पैर पे रखे अपने को, इसीलिए कि वह इज्जत दे रही है। अरे मेरी वो जो कविता है धरती जानती है, उसमें यह है कि छोटा बच्चा तो माँ के गोद में पैर रखे हुए है और फिर भी इज्जत कर रहा है। हम धरती पर पैर रखे हुए हैं और फिर भी धरती की इज्जत कर रहे हैं। पैर रखना, सर रखना ये महत्वपूर्ण नहीं है, वही सत्य का एहसास महत्वपूर्ण है। वो सत्य का जिसको एहसास हो गया, फिर शब्द अर्थ जो भाव है वही अर्थ होने लगेगा और जो कर्म है वो भी शब्द का अर्थ होने लगेगा। वो तादात्म्य, वो हार्मनी जरूरी है। तो ये चर्चा मैं और करना चाहता था, लेकिन आज व्यंग के माध्यम से भी ये चर्चा नहीं हो पाई। आज भी केवल तो परसों के पर भी हम लोग शब्द और कर्म पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने देखा, सबको नमन, और समय हो रहा है इसलिए अभी विदा लेते हैं। धर्मेश मिश्रा जी हैं, विनोद कुमार यादव जी हैं, अवधेश कुमार सिंह जी हैं, सनी कुमार चौधरी जी हैं, हरि कृष्णा जी हैं, अविनाश कुमार द्विवेदी जी हैं, वो सादर प्रणाम बाबूजी कह रहे हैं, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, अंजलि वासुमित्री जी हैं, उन्होंने सबको प्रणाम कहा है, विवेकानंद जी हैं, जगदीश गुप्ता जी हैं, रवि राय जी हैं, नमस्कार राय साहब,
आपको देखता हूँ तो हौसला दुगना हो जाता है। अखंड प्रताप दुबे जी हैं और प्रकाश डी जी हैं जो IPS हैं, सुरेंद्र पांडे जी हैं, आनंद विक्रम सिंह जी हैं, शशि प्रकाश सिंह जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, नवनीत बख्शी जी हैं। प्रभाकर जी ने सहमति भी कही है, ठीक बात है सर, सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ। ओमकार गोडारा जी हैं, सिक्की श्री नेत्र जी हैं, रामेश्वर पांडे जी हैं, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं, अरुण जी ने कमेंट्स भी किया है, नाइस थैंक्स। तो नमस्कार अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभ शब्दों के लिए। और फिर चर्चा होगी परसों। आप साथ में रहे 1.5 घंटे। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और फिर इस तरह से 80वें अंक में हम लोग मिलेंगे परसों।